हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पिछला जो हमने वीडियो लिया उसमें तो मैंने सिर्फ वेल्थ योग को आपको समझाया था। अब इसके बाद कुछ दोस्तों से बात हुई और एक कमेंट भी था। बात ये थी कि कुंडली के अंदर डेथ कैसे हुई, ये चीज़ कुछ लोग खोजने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो इस इवेंट को कनेक्ट करना चाह रहे थे। दूसरा जो था वो ये कि शायद ये कुंडली गलत है। तो आज हम कुंडली को टेस्ट भी करेंगे कि क्या वो कुंडली लाइफ के बाकी किन्हीं बड़े इवेंट्स को कनेक्ट कर भी पाती है या नहीं। क्योंकि कोई भी कुंडली जब हम किसी बड़े इंसान की बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो सोर्स होगा, डेटा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, ये हम उनसे तो नहीं मिला होगा, वो हमारे पास नहीं आए और हम उन्हें कॉल कर नहीं सकते। ये सारे के सारे जो डेटाज हैं इसको ऑनलाइन साइट से ही उठाया जाता है। मेन चीज़ यही है कि आप किसी भी चार्ट के ऊपर जब काम कर रहे हो तो उसके करेक्टनेस को चेक करने की कोशिश करें। अब देखिए, ये राकेश झुनझुनवाला जी की पूरी एक विकिपीडिया का पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम जो इवेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। डेथ तो कनेक्ट हो ही जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैरिज की डेट और चाइल्ड बर्थ की डेट के ऊपर काम करेंगे। तो 22 फरवरी 1987 यहाँ पे मैरिज हुई है, ठीक। इसके बाद चाइल्ड बर्थ जो है वो 2004 में 30 जून और फिर 2009 में 2 मार्च को हुआ है। अब चलते हैं कुंडली के ऊपर और कुंडली में पहले इन चीज़ को टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ऐसी इवेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें चाहिए 87 के आसपास की इवेंट, दैट इज़ अ मैरिज। मैरिज के लिए अगर जाएं तो 87 में आपको जो ड्यूरेशन मिलेगी उसको देखिए, ये हुआ 88, 87, यहाँ कहीं पे जाके आपका जनवरी और ये हो रहा है मार्च। मर्क्यूरी राहु यहाँ पर आ रहा है और मर्क्यूरी मार्स ये जनवरी के उससे चले आ रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि फरवरी में हमें जहाँ इवेंट चाहिए वहाँ पे हमारे पास जो पीरियड आना चाहिए वो क्या हो रहा है, मर्क्यूरी मार्स का पीरियड बन रहा है। अब क्या ये पीरियड मैरिज करा सकता है? तो सबसे पहले लगन कुंडली में देख लेते हैं कि मर्क्यूरी, बुध जो है वो अपनी दृष्टि 7th हाउस के ऊपर देते हैं। तो हाँ, मर्क्यूरी में एक संभावना कहीं ना कहीं नजर आती है। अब दूसरी चीज जो हमें इसमें देखनी है कि क्या इस पीरियड में मैरिज पॉसिबल थी और थी तो कैसे। तो जब आप इस फॉर्मेशन को देखोगे, इस फॉर्मेशन में आपको जब नवमांश के अंदर चलेंगे मैरिज के लिए, जब नवमांश के अंदर चलेंगे मैरिज के लिए स्पेसिफिकली, तो वहां पे आपको ये फॉर्मेशंस ज़्यादा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब मैं यहाँ पे इसमें नवमांश चार्ट की तरफ चल रहा हूँ। जब हम इनके नवमांश के लिए जाएंगे, ये है स्पाउस एंड मैरिज, यहाँ पे मर्क्यूरी, मार्स, सन, ओरिजिनल नवमांश उसके केंद्र में आ रहे हैं, तो इवेंट यहीं कहीं पे होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे देखें कहीं 20 फरवरी के आसपास तक मार्स वीनस है, ठीक। और इसके बाद जाकर आपका मार्स सन है 1 मार्च तक के पीरियड में। इस बिटवीन वाले पीरियड में ही कहीं ना कहीं मैरिज होनी है। तो अब इसमें आप देखो, ये नवमांश कुंडली है, मर्क्यूरी एंड मार्स स्ट्रांगली 7th हाउस। मर्क्यूरी अपनी ही राशि में, इंडिविजुअल चार्ट के तौर पर रीड कर रहा हूं मैं इस समय इसको,
साथ ही साथ वीनस सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, फैमिली को बढ़ाना है, तो सेकंड हाउस यहाँ पे चाहिए। वीनस वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वाला पीरियड हो रहा है 20 फरवरी के बाद वाला, और साथ ही साथ सूर्य जो है ये भी लगन में बैठे। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र और सूर्य के बीच का पीरियड बन रहा है, ये मैरिज देने वाला पीरियड यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। ये ड्यूरेशन आपकी ऑलमोस्ट 22 जो तारीख लेके चल रहे हैं फरवरी की 1987 में, वो बनती हुई नजर आती है। रिगार्डिंग द मैरिज चार्ट कौन सा यूज कर रहा हूँ? चार्ट यूज कर रहा हूँ स्पेसिफिकली नवमांश, जो कि मैरिज के लिए यूज होता है। अब इसको लगन कुंडली के अंदर जब हम कनेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे हम उसको एक सिंपल जो वे है उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मर्क्यूरी यस, ये रिजल्ट दिखा सकता है। वीनस जो होता है वो कहीं ना कहीं मैरिज में सपोर्टर होता है, क्योंकि वाइफ का कारक होता है। यहाँ पे वीनस 12th हाउस में बैठे हैं, सन 12th हाउस में बैठे हैं, खर्चे हुए होंगे तो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सन जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो जो फैमिली का एक्सपेंशन होगा, कुटुंब आपका बढ़ेगा, उसमें सेकंड हाउस रोल प्ले करता है। और जब हम दूसरे पद्धतियों में चलते हैं, जैसे केपी सर की पद्धति में चलते हैं, तो हम कहते हैं ना 2, 7, 11, तो यहाँ पे 2 सेकंड का लॉर्ड हो रहे हैं सूर्य, 11वें का हो रहे हैं मर्क्यूरी, सॉरी वीनस, और 7th के ऊपर जो रोल हो रहा है वो मर्क्यूरी की तरफ से हो रहा है। तो हाँ, ये इवेंट केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी हो सकती है, और नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवमांश में तो बहुत स्पेसिफिकली हो रही थी। दूसरी इवेंट जो है वो हमें चाइल्ड बर्थ की चेक करनी है। चाइल्ड बर्थ के लिए फिर से एक बार देख लीजिए डेट। चाइल्ड बर्थ की डेट जो ली है वो है 30 जून 2004। अब ये आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि सर शादी तो 87 में हुई थी, फिर जो चाइल्ड बर्थ है वो इतना लेट कैसे? तो पहले इसको समझा देता हूँ कि डिले क्यों आया। देखिए, चाइल्ड बर्थ के लिए 5th हाउस को पहली इंपॉर्टेंस देनी है। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अपने से छठे हुए हैं, और अगर यहाँ से देखें 1 नंबर लिखा है तो ये 8वां घर है। इसका मतलब है परेशानियां आएंगी, परेशानियां आने के बाद काम होंगे, डिलेज होगा। पहली चीज, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर 5th हाउस के ऊपर, जो कि मंगल का खुद का भाव है, वहां पर मौजूद है। ये इस बात को सूचित कर रहा है कि हाँ, संतान होगी। अब देखिए, 8 नंबर की राशि होने के कारण इसके को रूलर होते हैं केतु। केतु जो है वो जाके अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम जो है वो कहीं ना कहीं चीजों में देरी को दर्शाता है। तो अष्टम जो है, जो देरियों को दर्शाता है, वहां पे 5th हाउस के को रूलर का जाके बैठना, संतान पक्ष देरी से संतान होगी, ये दर्शा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब पीरियड को हमने जो देखा है वो हमें 2004 का चाहिए, और 2004 में भी स्पेसिफिकली हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं किसमें? 30 जून में जा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं 2004 और फिर 30 जून की तरफ। 2004 के पीरियड में आने के लिए जब हम चलेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2004 में आ रहे हैं, तो वीनस और सन किसके साथ? केतु के साथ आ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके देखते हैं। 3 और ये 4, ठीक है। हमें जो पीरियड चाहिए, आई थिंक कि यहाँ कहीं पे मिल रहा है 5 जून 2004 और 30 मई 2004। ठीक है, स्पेसिफिक डेट क्या है? 30 जून 2004। तो चलिए 30 जून 2004 के पास चलते हैं। 30 जून 2004 जो आएगा, ये आएगा केतु सूर्य के साथ अप्रॉक्सीमेटली राहु या जुपिटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और एक एक्सपेंशन कर लेते हैं। 3 और 3 के बाद 2004, 2004 के अंदर हम जाएंगे ऑलमोस्ट जून में, तो ये हम पहुंचे क्लोजली अराउंड जून। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केतु, फिर सूर्य, राहु, शनि और यहाँ कहीं पे बुध,
ये फॉर्मेशंस जो हैं ये हमें रिजल्ट देने चाहिए, ठीक है। संतान प्राप्ति को लेके बात हो रही है। केतु को मैंने बता दिया 5th हाउस के को रूलर है, तो केतु यस दे सकते हैं। सूर्य जो है वो 2nd हाउस, फैमिली एक्सपैंड करनी है, सपोर्ट करना चाहिए, तो 2nd हाउस के रूलर होके भी यहाँ पे कर रहे हैं। फिर गुरु जो कि कारक होते हैं उनकी दृष्टि भी है, साथ ही साथ आप देखोगे केतु इनकी भी दृष्टि आएगी सूर्य के ऊपर, तो हाँ सूर्य शुक्र इस काम को कर सकते हैं। फिर राहु आ रहे हैं, राहु अगेन 2nd हाउस में बैठे हैं, तो जस्ट लाइक अ सन सपोर्ट करेंगे एक्सपेंशन में, और राहु एक्सपेंशन में सपोर्ट करते हैं, तो यस करेंगे। अब इसी चीज को लगन कुंडली के बजाय अगर जो चाइल्ड बर्थ का चार्ट होता है सप्तमांश, उसमें देखें तो ज़्यादा क्लियरली चीज़ें दिखनी चाहिए। तो जब हम चाइल्ड बर्थ के चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं केतु आ गए हैं 1st हाउस में, इंडिविजुअल चार्ट के तौर पे रीड कीजिए। 1st हाउस के अंदर केतु मौजूद है, संतान प्राप्ति हो सकती है। सूर्य जो है सुख भाव में बैठे हैं, भले नीच राशिस्थ होके दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे इन्हें नीच राशिस्थ इसलिए नहीं कह सकते, रीजन इज ओरिजिनल लगन कुंडली में जहां बैठे हैं वो राशि मान्य है, ये उसमें सप्तमांश यानी उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा डिले करेंगे। नीच राशिस्थ यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये फॉर्मेशन सुख भाव में है, 2nd कंडीशन फुलफिल हो रही है। 3rd कंडीशन में जब हम देख रहे हैं तो वो है राहु, राहु का संबंध फिर से लगन के थ्रू आएगा, क्योंकि राहु केतु एक्सिस सेम होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले पे देखोगे तो यहाँ पे शनि या बुध की तरफ आ रहे हैं, शनि या बुध की तरफ आप आओगे तो शनि यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हुए हैं, संतान का लाभ देंगे। पहला यहाँ पे शुक्र है, तो पहली जो है वो उन्हें कन्या संतान प्राप्त हुई, तो ये इवेंट यहाँ पे मैच होता है। इसके बाद आगे और 2 संतानें हुई हैं, उनके लिए भी देख लीजिए। 2 मार्च 2009 को ट्विंस पैदा हुए हैं, एक बेटा एक बेटी, ठीक है। अब ये 2 संतानें पैदा हुई, इसमें अपन ने जो ड्यूरेशन लेना है 2 मार्च 2009, तो यहाँ पे अपन पहले 2009 तक चलें। ये आ गए हम लोग 2009 तक। अब यहाँ पे एक्सपेंशन करें तो मार्च में जाना है, 2009 नवंबर अक्टूबर सितंबर जुलाई जून मई अप्रैल और ये हाँ कहीं पे मार्च, 21-22 मार्च, ठीक है। क्रॉस चेक कर लें कोई गलत डेट ना हो जाए। 2 मार्च, तो 2 मार्च के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 मार्च और ये 23 फरवरी, इसका मतलब है केतु मर्क्यूरी वीनस मर्क्यूरी तक का पीरियड, और केतु मर्क्यूरी वीनस सैटर्न, ये पीरियड्स के बीच में कहीं पर जो है बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसी चार्ट में ही देखिए, आपको ये फॉर्मेशंस तो क्लियर इंडिकेशंस दिख ही रहे होंगे, इसमें कोई दो राय बची नहीं है। अब यहाँ कहीं पे हम जब देखेंगे तो केतु मर्क्यूरी वीनस सैटर्न, यहाँ पे केतु अभी भी 1st हाउस में है, संतान वाले ही चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वीनस 5th हाउस में मौजूद है ही, मर्क्यूरी जो है इसको देख लीजिए, ये 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस जो हुआ फिर वो एक तरीके की अनसर्टेनिटी है या फिर कह लीजिए रहस्यमय चीज है, तो एक साथ ट्विंस का होना नेचुरल है, और मर्क्यूरी ऐसा करा सकते हैं, एक साथ 2 एग फर्टाइल हो, ये केस मर्क्यूरी करा सकते हैं, तो मर्क्यूरी का यहाँ पे रोल नजर आता है। फिर आपको वही वीनस और सैटर्न का भी रोल नजर आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तीनों चाइल्ड बर्थ हैं वो मैच कर रहे हैं, जो मैरिज है वो मैच कर रही है, स्पेसिफिकली उन डिविजनल चार्ट्स में जाके तो बिल्कुल क्लियरली मैच कर रही है, ठीक है। अब आखिरी चीज जो बची थी वो बची थी कि डेथ कैसे हो गई, ये समझना, इसको समझ लीजिए, ये जन्म कुंडली से ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, डेथ हुई है 14 तारीख को, तो 14 तारीख की उसमें जो दशा चल रही थी वो थी शुक्र की दशा।
अब सबसे पहला सवाल ये कि क्या शुक्र डेथ कॉज कर सकते थे? तो हाँ, शुक्र डेथ कॉज कर सकते थे क्या, बल्कि कर ही दी। तो इस चीज को कैसे देखेंगे, इसको भी समझ लीजिए। 2022 यहाँ पर हम आते हैं और थोड़ा सा पीछे, और इसको कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। तो 2021, 2022 एंड वी आर इन अगस्त। पहले इसको छोटा, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको लेके चलते। तो यहाँ पे हम फरवरी अप्रैल तक आए और थोड़ा सा आगे बढ़े, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ कहीं पे आके हमें अगस्त मिल रहा है, 24 अगस्त और 12 अगस्त। ठीक है, इसके बीच में चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे आप और देख लो, मई से थोड़ा और डेप्थ लेते हुए जुलाई एंड देन अगस्त। So this is August. This is 14th August. Combination says Venus, Jupiter, Rahu, Moon and Rahu. ये पीरियड कहीं ना कहीं है। अब देखिए वीनस यहाँ पे क्यों किल कर सकता है। पहली बात, वीनस का रिलेशन यहाँ पे सेकंड हाउस, 12th हाउस और 7th हाउस के साथ साझा रूप से है। कैसे? शुक्र लॉर्ड तो नहीं है 12th हाउस के, लेकिन शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं, पहली चीज। दूसरा, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी मार्केश होता है और शुक्र का संबंध सूर्य से है। तो जो कंजंक्शन होता है उसमें जो दो प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे की एनर्जी को शेयर कर लेते हैं। तो शुक्र के पास यहाँ पे सूर्य के रिजल्ट देने की कैपेसिटी है। यस है। तो सेकंड हाउस का जो रिलेशन है वो कंप्लीट हो रहा है शुक्र के साथ। 7th हाउस मार्केश होता है, 7th हाउस के लॉर्ड है शनि, उनकी दृष्टि में भी है शुक्र। तो 7th लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, दोनों 2 और 7 दोनों का कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ 12वें में बैठे ही हैं, इसीलिए वीनस किल करने के लिए पूरी पोटेंशियल रखते हैं। पहली चीज हुई। दूसरा, पहले बीमार पड़े हैं। बीमार पड़ने की वजह क्या? जुपिटर, जुपिटर 6th हाउस में बैठे हुए हैं, वहां के स्वामी भी हैं। 50-50% दोनों रूल मैंने आपको बताए थे रेट्रोग्रेड के, तो 5th में भी हैं, तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट बनेगी। अब गुरु की अंतरदशा थी, बीमार भी हुए। गुरु शनि दोनों देख रहे हैं 12th हाउस को। 4th हाउस हम अपने हृदय, हार्ट वाली बीमारियों में देखते हैं। सूर्य को हम कारक तत्व के तौर पे भी देखते हैं। तो 4th हाउस लॉर्ड वीनस एंड सूर्य कारक तत्व के तौर पे साथ में है, और कहीं ना कहीं शनि रोग कारक और 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर का आस्पेक्ट भी है, जिसकी वजह से ये होना संभव है। और गुरु की अंतरदशा भी है। फिर मृत्यु के और करीब कौन लेके आएगा, और बहुत जल्दी हुई है डेथ, तो वो कौन करा सकता है? वो राहु करा सकता है। तो राहु हर काम बहुत जल्दबाजी में करता है। यहाँ पे हम देखें सेकंड हाउस से राहु का रिश्ता है, सेकंड हाउस इज अ मारक भाव। तो यस, यहाँ पे मारक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तीसरे लेवल पे हमें वो चीज भी नजर आ रही थी। ठीक, इसके बाद बचे हैं चंद्रमा और फिर राहु। चंद्रमा का क्या रोल है? चंद्रमा का ये रोल है कि चंद्रमा यहाँ पे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, यानी कि हेल्थ को संभालने की जिम्मेदारी फर्स्ट हाउस लॉर्ड की होती है, वो मौजूद है खुद। और इसके बाद फिर से नीचे के लेवल पे आपको राहु मिल रहे हैं। अब इसमें थोड़ी और किसी चीज को ऐड करके आपको समझाऊं, तो आप ट्रांजिट निकाल के देखिएगा 14 तारीख का। 14 तारीख के ट्रांजिट में आप देखोगे कि आपको ये जो चंद्रमा है ये इस केतु के ऊपर मिलेंगे, ठीक है, और जो केतु है ये चंद्रमा के ऊपर मिलेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, जब 14 अगस्त का ट्रांजिट आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ करूंगा तो ये कुंडली चेंज हो जाएगी। जब ट्रांजिट निकलेगा तो ये 7 नंबर की राशि में यहाँ पे केतु आएंगे और चंद्रमा इस केतु के ऊपर आएंगे। एक बार कोशिश करके देखते हैं, ट्रांजिट को मैं शायद यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ आसानी से, तो ठीक है। ट्रांजिट हमें चाहिए पर्टिकुलर डे में, एनिमेट गोचर।
डेट को मैं यहाँ पे नहीं लगा पा रहा इस समय। आप एक बार डेट को लगा के देखना, जिससे कि आप स्पेसिफिकली चीज़ को कनेक्ट कर सकें कि उस दिन की डेट में आपको आपके चंद्रमा और केतु वहाँ पे मिलते हैं कि नहीं। आई थिंक ये हो रहा है, लेकिन इसमें मैं चंद्रमा को यहाँ पे अभी नहीं दिखा सकता। केतु आपको जन्म के चंद्रमा के ऊपर, और जो उस दिन 14 तारीख थी, उस दिन चंद्रमा जो थे वो जन्म के केतु के ऊपर थे। केतु शरीर को कह रहा है त्याग दो, और शरीर का स्वामी चंद्रमा केतु के पास आके कह रहे हैं कि हाँ त्याग दो। शनि जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7th लॉर्ड इन 7th, और ये अपनी दृष्टि दे रहे हैं 1st हाउस को। तो कहीं ना कहीं इन कॉम्बिनेशंस में उन्होंने बहुत ही जल्दी डेथ एक्वायर कर ली, मृत्यु हो गई। इस तरीके से कुंडली जो है वो ठीक है। जो कोई से भी योग आप रीड करते हो उसको इस तरीके से समझना कि हर तरह के कॉम्बिनेशंस को कुंडली के अंदर लगा के देखिए, और जो मेजर इवेंट्स आप उनके लाइफ्स में निकाल सकते उसको निकाल के वहाँ पे अप्लाई करके देखिए। अगर इवेंट्स मैच हो रही हैं तो फिर कुंडली ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट 11th हाउस में बैठे तो ही लाभ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह नुकसान भी देता है, ये भी हमने पीछे कुछ कुंडलियों में देखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब चार्ट्स को फॉर्म करते हैं तो उनको लगता है कि लाभ भाव में ग्रह बैठेगा तो ही लाभ आएगा, इस कारण से कुंडली को ऐसा बनाओ कि लाभ भाव में ग्रह दिखाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक ठंडे से सोचने वाली बात थी, दिमाग को ठंडा रख के सोचने की बात यह थी कि इन्होंने 1985 में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 1986 में जाकर उसके शायद 5 लाख रुपए बनाए थे, 5 या 50 समथिंग कुछ वहां पे बनाए थे। तो वो क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो है उनके ऊपर मर्क्यूरी की दशा काम कर रही थी। और क्रैक भी यही है। क्रैक क्या है इस कुंडली को फाइंड आउट करने का? वो ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले गया। जब कभी भी कोई ग्रह अपनी दिशा में जाके बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में बली होता है, तो उस पीरियड में उससे जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। किस चीज ने काम किया था? पैसे ने काम नहीं किया था, इन सर के दिमाग ने काम किया था, मर्क्यूरी ने काम किया था कि मैं इस पर्टिकुलर पीरियड में ये पैसा लगा देता हूं और मैं इसमें फटाफट ना बना लूंगा। तो ये जो मर्क्यूरी की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, 85 में जब ये मर्क्यूरी आया दशा में, इसने अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की तरफ इंसान को खींचा है, और उसी की वजह से उनको रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो प्लैनेट है वो 11th में बैठा हो, 5th में बैठा हो तो वो काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आए हुए प्लैनेट अपने तरह से रिजल्ट करते। दूसरी बात, लाभ के लिए तो 11th हाउस देखा जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में लाभ के लिए 5th हाउस देखा जाता है, क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी आप उसके बिना शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लीजिए 5th हाउस के एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ गुरु बैठे हुए, तो गुरु और चंद्रमा इन दो के बीच में ये भाव आया है, तो ये शुभ कत्री योग है, ठीक है, पाप कत्री नहीं है। यहाँ पे शनि जरूर है लेकिन यहाँ पर कोई पापी ग्रह नहीं है, तो ये पाप कत्री योग नहीं है। यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई हुई है बीच में, अगर आप इनका पढ़ोगे विकिपीडिया तो इनके ऊपर केस भी हुआ और इनके ऊपर कुछ कार्रवाइयां हुई, लेकिन जेल वगैरह नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पे लगन के दोनों तरफ ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से सूर्य और राहु होने के कारण कार्रवाई हुई, लेकिन इक्वल मात्रा में ग्रह नहीं है। यहाँ पर 2 है वर्सेस यहाँ पर 1 है, इसकी वजह से जेल नहीं हुई। थोड़ा बहुत जो फाइन वगैरह लगा उसको लेकर चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ा, है ना। तो जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजीज के, वो कॉम्बिनेशन आपको दिखने चाहिए। उन्हीं कॉम्बिनेशंस के दम पर एस्ट्रोलॉजीज को चलाना है। दूसरा एक और चीज कही थी, वो थी अरुधा को लेके। अरुधा इज ए इमेज, वो इमेज जो दुनिया के सामने जाएगी। यहाँ पे तो पैसा कमा रहे हैं तो मनी मेकिंग सामने दिख रही है, ये इमेज थोड़ी है, ये तो रियलिटी है।
अरुधा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में इंसान अपनी किस इमेज से जाना जाएगा। लेकिन जब मनी मेकिंग सामने दिख रही है तो वो इमेज नहीं, वो रियलिटी है। इसलिए लगन कुंडली पे ही चीज़ों को सीधे देखा जा सकता है। अरुधा को तब देखना होता है जैसे कि हम देख रहे हैं एक इंसान बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे नेगेटिव कर्मों को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आसाराम बापू जी की कुंडली को देखिए, वहाँ पे आपको अरुधा लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक इमेज थी और अचानक से कुछ बिल्कुल अपोजिट इमेज क्रिएट हो गई, जो उम्मीदें नहीं की जा सकती ऐसे लोगों से। वहाँ पे जब आता है तो अरुधा का प्रयोग कीजिए कि इंसान ने अपने ऊपर कैसा मास्क लगा के रखा हुआ है, जिससे कि वो कुछ और करेगा, दिखेगा कुछ और। ये समझने का काम अरुधा से किया जाता है। बाकी जो भी चीज़ रियल लाइफ में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं डायरेक्टली, वो आपको आपकी ओरिजिनल लगन कुंडली दिखा दिया करती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा। डेथ भी मैंने कनेक्ट करके दिखा दी, मैरिज भी बिल्कुल क्लियरली कनेक्ट है, चाइल्ड बर्थ भी बिल्कुल क्लियर कनेक्ट है। तो इस तरीके से आप कोई भी कुंडली किन्हीं के बारे में भी होता है तो उनके बारे में जो उनकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, आप उनको थोड़ा सा खोजिए और फिर उन पर्टिकुलर चार्ट्स में जाके उन पे वर्क करिए, आपको चीज़ें कनेक्ट होती हुई मिलेंगी। अगर